वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैजान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त और मुगल साम्राज्य। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके वहाँ उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इतिवृत्त यानी कि इतिहास का वृत्तांत। तो वह लेख जिनसे किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है उसे इतिवृत्त वो क्या कहलाते हैं? इतिवृत्त कहलाते हैं। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं। पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखे हुए मिले हैं। अगला है पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? तो वह सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते हैं पांडुलिपियाँ कहलाते हैं। मुगल राजाओं द्वारा कई इतिवृत्त तैयार कराए गए। इन इतिवृत्तों की रचना मुगल राजाओं द्वारा इसलिए करवाई गई ताकि आने वाली पीढ़ी को मुगल शासन के बारे में जानकारी मिल सके। इन सभी इतिवृत्तों में से मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो मुख्य इतिवृत्त कौन से थे? तो बाबरनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा, बादशाहनामा शाहजहाँ के लिए और हुमायूंनामा। इतिवृत्तों की रचना के स्रोत कौन कौन से स्रोत थे? तो सबसे पहले है लेखक। तो मुगल काल में इतिवृत्तों की रचना के लिए कुछ लेखकों को नियुक्त किया गया। इन लेखकों को दरबारी लेखक कहा जाता था। इन सभी इतिवृत्तों की रचना इन्हीं दरबारी लेखकों द्वारा की गई। शैली, तो इसकी शैली क्या होती थी? तो मुगल इतिवृत्तों की रचना यानी कि जो लेख लिखी जाती थी मुगल इतिहास के बारे में, उसकी रचना राजा को केंद्र में रखकर की जाती थी। यानी कि इतिवृत्तों के अंदर लिखी गई सभी बातें राजा के इर्द गिर्द घूमती थी। इनमें राजा और उससे जुड़ी प्रशासनिक घटनाओं का वर्णन किया जाता था। साथ ही साथ इनमें शाही परिवार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था और दरबार आदि की भी जानकारी दी गई थी। तो अभिजात वर्ग को हम आगे देखेंगे क्या है। उसके बाद फिर है कि इतिवृत्तों की लेखन शैली कैसी थी? तो इनकी जो लेखन शैली थी वो थी नास्तलिक शैली। इन इतिवृत्तों की रचना नास्तलिक शैली में की जाती थी। अकबर को यह शैली अत्यंत पसंद थी। इस शैली में लिखने वाले व्यक्ति को सुलेखक कहा जाता था। इस शैली को लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। लिखने के लिए 10 सेंटीमीटर के एक नोक वाले सरकंड का प्रयोग किया जाता था। इसे कलम कहते थे। इस कलम को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसकी नोक के बीच एक छोटा सा चीर लगाया जाता था ताकि वह कलम आसानी से स्याही सोख ले। तो ये जो नीचे देख रहे हैं इसे ही नास्तलिक शैली कहते हैं। यह शैली अकबर को अत्यंत पसंद थी और ये सभी विवृत्तों की रचना जो है लगभग इसी शैली में की गई है। अगला है भाषा। तो किसकी थी? इतिवृत्तों की। बाबर। तो बाबर के समय भाषा क्या थी? तो मुगल काल के शुरुआती दौर में बाबर ने तुर्की भाषा को महत्व दिया। बाबर ने अपनी सारी कविताएं एवं संस्मरण तुर्की भाषा में ही लिखवाए। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई। तो किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा की गई थी। आगे आता है अकबर। तो अकबर ने फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनवाया। वह सभी लोग जिनकी फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उन्हें दरबार में ऊंचे ऊंचे स्थान दिए गए। पूरा शाही परिवार एवं दरबार के मुख्य सदस्य सभी फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे फारसी भाषा राज्य की प्रमुख भाषा बन गई एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो अकबरनामा जिसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। तो अकबरनामा की रचना भी फारसी भाषा में ही की गई। अकबर ने बाबरनामा का अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया। तो तुज़ुक बाबरी जो थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। तो किसके द्वारा? तो खाना अब्दुर रहीम द्वारा। फिर मुगल बादशाहों ने संस्कृत ग्रंथों जैसे कि महाभारत और रामायण का अनुवाद भी फारसी भाषा में करने के आदेश भी दिए। महाभारत का फारसी अनुवाद करके उसका नाम रजबनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा गया। उस दौर में कुछ हिंदू भाषी लोग भी थे। जब इन हिंदू भाषी लोगों और फारसी भाषी लोगों के बीच संवाद यानी बातचीत हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को अपनाया, जिससे एक नई भाषा उर्दू का उदय हुआ। अभी हमने इतिवृत्तों के स्रोत यानी और उनकी भाषा को देखा। अब देखते हैं कि इतिवृत्तों की रचना किस प्रकार की जाती थी। तो मुगल काल में सभी इतिवृत्तों की रचना हाथों से की जाती थी। इनका निर्माण शाही किताबखानों में किया जाता था।
यहीं पर इन किताबों को संग्रहित करके यानी जमा करके रखा जाता था। इन इतिवृत्तों की रचना अनेकों लोगों द्वारा मिलकर की जाती थी। सबसे पहला कागज बनाने वाला, तो पेज तैयार करने के लिए, कोप्तकार पृष्ठ चमकाने के लिए, चित्रकार चित्रों की रचना के लिए, और जिल्द साथ पुस्तक में जिल्द लगाने के लिए। एक पांडुलिपि तैयार करने में कई वर्षों का समय एवं अनेकों लोगों की मेहनत लगती थी, परंतु इस पांडुलिपि का श्रेय सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाता था। उदाहरण के लिए चित्रकारों और सुलेखकों को समाज में सम्मान एवं पुरस्कार मिलते थे, जबकि कागज बनाने वाले एवं जिल्दसाजों जैसे कारीगरों को कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। तो इसका श्रेय मुख्य रूप से चित्रकारों और सुलेखकों को मिलता था। सुलेखक यानी कि जो इतिवृत्त की रचना करते थे, इतिवृत्त को लिखते थे। आगे आता है चित्रकला। तो मुगल काल के दौरान बने सभी इतिवृत्तों में सुंदर चित्रकला का प्रयोग किया गया है। चित्रों का प्रयोग इतिवृत्तों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इतिवृत्तों की रचना करते समय जहां पर चित्र बनाने होते थे, सुलेखक वहां पर जगह खाली छोड़ दिया करते थे, यानी कि जो लेख लिखते थे दरबारी लेखक, जहां पर चित्र बनाने होते थे उस स्थान को वो खाली छोड़ देते थे और बाद में चित्रकार उन जगहों पर चित्र का निर्माण करते थे। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला बताया। उन्होंने कहा कि चित्रकला की वजह से निर्जीव वस्तुओं में जान आ जाती है और वह सजीव प्रतीत होती है, यानी कि लगती है कि वो जीवित है। अब हम प्रमुख इतिवृत्तों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अकबरनामा। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई। अबुल फजल अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद का जानकार था। वह एक स्वतंत्र चिंतक था और उसने सदैव ही दकियानुसी उलमा के विचारों का विरोध किया। अबुल फजल के विचारों और जानकारी से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और अकबरनामा लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लेखन की शुरुआत 1589 ईस्वी में की गई और उसने 13 वर्षों तक उस पर काम किया। अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य की भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो 1589 से लेकर के 13 वर्ष यानी कि 1598 में इसकी रचना हो चुकी थी। इसमें प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी मिलती है। किसमें? तो अकबरनामा में। अकबरनामा को 3 जिल्दों में यानी कि भागों में बांटा गया है। तो पहला जिल्द यानी कि पहला भाग, तो इसमें आदिम काल से लेकर अकबर के शासन तक के मानव इतिहास का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरा जिल्द यानी कि भाग, इस भाग में अकबर के शासन के शुरुआत से 46वें वर्ष यानी कि 1601 तक का वर्णन किया गया है। और तीसरा भाग यानी कि तीसरा जिल्द, जिसे आईने अकबरी कहते हैं। तो अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। यह अकबरनामा के सबसे प्रमुख भागों में से एक है। इसे अकबरनामा की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में अनेकों जानकारियां मिलती हैं। मुख्य रूप से इसमें उस दौर की कृषि व्यवस्था, किलेबंदी, दरबारी हश्य, इमारतों, लड़ाइयों आदि का वर्णन किया गया है। इसमें मुगल साम्राज्य को एक मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य दर्शाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। यह मुगल काल के सबसे महत्वपूर्ण इतिवृत्तों में से एक है। अगला आता है बादशाहनामा। तो ये किसके शासनकाल के दौरान की गई रचना? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान रचना की गई थी। तो इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा की गई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल के शिष्य थे। शाहजहाँ द्वारा अब्दुल हमीद लाहौरी को अकबरनामा की शैली के अनुसार अपना इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया। बादशाहनामा को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक जिल्द यानी भाग को 10 वर्षों लूनर ईयर का वर्णन किया गया है। अगला है मुगल पांडुलिपियाँ और अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास संबंधित मुगल पांडुलिपियों का अध्ययन किया। इसी दौर में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो किसने? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस सोसाइटी ने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन और प्रकाशन और अनुवाद भी किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी बेवरीज द्वारा किया गया था। अगला है मुगल साम्राज्य की धार्मिक स्थिति या फिर सुलह कुल नीति। तो मुगल इतिवृत्तों के अनुसार मुगल साम्राज्य हिंदुओं, मुसलमानों और जैनों जैसे अनेक धार्मिक समुदायों में बटा हुआ था। राज्य में बादशाह इन सभी धार्मिक संगठनों से ऊपर होता था।
कोई भी समस्या आने पर वह इन संगठनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था ताकि न्याय एवं शांति बना रहे। राज्य के अंदर सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। अगला है जजिया कर यानी कि जजिया टैक्स या फिर धार्मिक कर यानी कि धार्मिक टैक्स। इस दौर में जजिया नामक एक धार्मिक कर राज्य के निवासियों पर लगाया जाता था। यह कर धर्म के आधार पर लगाया जाता था, इसलिए इसे धार्मिक कर भी कहते हैं यानी कि टैक्स कहते हैं। इस कर के अंतर्गत सभी गैर मुसलमान लोग यानी कि वह सभी लोग जो मुसलमान नहीं हैं उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। इसे ही जजिया कर कहा जाता था और जो लोग ये कर देते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। यह कर केवल गैर मुसलमान लोगों पर ही लगाया जाता था। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, परंतु औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। तो अकबर ने इसे 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया, वहीं 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसे पुनः लागू कर दिया गया। लेकिन फिर अंतिम रूप से जो मोहम्मद शाह यानी कि जो रंगीला बादशाह थे उन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।